एक बार मुझे कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज जो है कि आप लोगों तक क्लियर और प्रॉपर आ रही है। हाँ, आज से जो है कि अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे और 5 दिन तक लगातार करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में एक ना एक एमसीक्यू, स्पेशली सीएचओ के अंदर तो मैक्सिमम एमसीक्यू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से अगर यदि मैक्सिमम एमसीक्यू बनेंगे तो वो कम्युनिकेबल डिजीज से बनेंगे। हाँ, 5 दिन के अंदर जो है कि इसको कवर कर देंगे। सुशांत बोल रहा है सर क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कीजिए। बिल्कुल, अपन फटाफट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए आज का प्रथम क्वेश्चन देखिएगा कि व्हेन वाज द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट फेज लॉन्च्ड इन इंडिया। अरे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो फर्स्ट फेज थी वो इंडिया के अंदर कब लॉन्च की गई थी? फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। देखिए जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, वो किसके लिए आया था? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है कि एड्स के लिए आया था कि एड्स की बीमारी को कैसे रोका जाए, इसमें क्या क्या सावधानियां बरती जाए। तो फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। सुशांत ने बोला है कि सर जो ये जो है कि 1992 के अंदर आया था, 1992 के अंदर जो है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है कि 1992 के अंदर आया था। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा रेशनल देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है कि 1 दिसंबर को हमेशा विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एड्स का पहला यानी कि प्रथम केस वर्ल्ड के अंदर कब आया था? तो 1981 के अंदर। कब? 1981 के अंदर यूएसए में। वर्ल्ड में कहां पर? यूएसए में जो है कि पहला केस देखने को मिला था। और यदि इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर चेन्नई में पहला केस आया था। कब आया था? 1986 के अंदर आया था। और इंडिया में अगर राजस्थान की बात करें तो 1987 में आया था एड्स का पहला केस। कहां पे आया था? पुष्कर में आया था। ठीक है, और अपन ने जो बात की है अभी कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, जो मैंने एमसीक्यू पूछा है कि फर्स्ट के फेज कब स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट फेज तो जो है कि 1992 के अंदर स्टार्ट हुई थी, लेकिन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब आया था? 1987 के अंदर आया था। ठीक है, और जैसे ही नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया, एड्स जो है कि वर्ल्ड से इंडिया में आया और इंडिया से राजस्थान में आया, तो इंडिया का जो है कि हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया और क्या लॉन्च कर दिया? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फर्स्ट फेज लॉन्च कर दी 1992 के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो है कि फर्स्ट मतलब ये जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि नाको का गठन हुआ। नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। एमसीक्यू ये सभी इंपोर्टेंट है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये एड्स मतलब एचआईवी अपन ने शुरू किया है, एचआईवी एड्स अपन शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट बात है और ये जो सन है ये एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप ट्रिक से याद रखिएगा, रट्टा मारिए कुछ भी कीजिएगा, लेकिन इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिक बनाया है थोड़ा, है ना। जैसे ही नाको आया, नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आया, तो उसने क्या किया कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की फेजेस बना दी कि भाई इसको जो है कि 4 फेज में लॉन्च कर दो। तो सबसे पहली जो फेज थी इसकी ये कब आई थी? 1992 के अंदर आई थी। और दूसरी जो फेज थी ये कब आई थी? 1900 यानी कि 1999 के अंदर आई थी। और थर्ड फेज जो है कि 2007 के अंदर, और फोर्थ फेज जो है कि 2014 के अंदर आई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है सभी ये। और आगे देखिएगा 2017 से लेकर के 2024 तक, 2017 से लेकर के 2024 तक एक प्लान चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। क्या नाम है उसका? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। और इसमें क्या रखा गया है कि 90:90:90 का रेशो होना चाहिए, 90:90:90 का रेशो होना चाहिए। क्या मतलब कि 90% लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें एचआईवी की बीमारी है। ठीक है, और 90% लोगों में कंफर्मेशन होना चाहिए कि इनको एचआईवी है और उनका ट्रीटमेंट अपन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और 90% लोगों में जो है कि वायरल लोड कम होना चाहिए, यानी कि उनको ट्रीटमेंट जब शुरू किया जाए तो उनके अंदर वायरल लोड कम हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए जो एड्स होता है उसका विंडो पीरियड कितना होता है? देखो
आपने बहुत सारी बीमारियों का देखा होगा, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक विंडो पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे एचआईवी के अंदर जो है कि इंक्यूबेशन पीरियड नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, विंडो पीरियड होता है। और विंडो पीरियड क्या होता है, किसी भी पैथोजन के बॉडी में एंट्री से लेकर के, किसी भी पैथोजन के बॉडी में एंट्री से लेकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने तक का जो पीरियड होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने तक का जो पीरियड्स होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। ह्यूमन इम्यूनोवायरस का जो है कि मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है, फटाफट से राइट आंसर पुट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन, एयरबोर्न मतलब ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है क्या, दूसरा है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, और तीसरा है कंटामिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा फैलता है, गंदे पानी और गंदे भोजन के द्वारा फैलता है, या वेक्टर बोर्न डिजीज एग्जांपल मॉस्क्विटो, इनके द्वारा फैलता है। फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। रोबिन ने बताया है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन से फैलता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? देखिए, लताशा ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि जो एचआईवी होता है वो सेक्सुअल डिजीज यानी कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ये इसका मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? ये इसका मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है। क्लियर है? इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखिएगा कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि आपने इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में कबड्डी खेल ली तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर एचआईवी का वेलकम हो चुका है ना। और ये जो है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है? यदि कंटामिनेटेड ब्लड के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा अगर आपके अंदर एचआईवी आ रहा है, यदि कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पेशेंट के अंदर एचआईवी आ रहा है तो कितना आएगा? 90 से लेकर के 100% तक उससे एचआईवी हो सकता है। किसके द्वारा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। ठीक है। ऑक्यूपेशनल, मान लीजिए कि आप अस्पताल में काम कर रहे हैं और आपको जो है कि किसी की निडल चुभ गई या आप किसी के सीक्रेशन के, एचआईवी पेशेंट के सीक्रेशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको 0.37% चांस रहेगा कि आपको जो है कि एचआईवी हो सकता है। कहने का मतलब 300 में से 1% को, घबराने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए क्योंकि 300 में से 1% को जो है कि इसमें एचआईवी होता है। ठीक है। कंटामिनेटेड आईवी नीडल और ड्रग्स, कंटामिनेटेड आईवी नीडल्स और ड्रग्स के द्वारा जो है कि 25 से लेकर के 30% एचआईवी देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंपोर्टेड ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी में ट्रांसफर होना। कितना होता है? 25 से लेकर के 30% होता है। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली कब होता है? इंट्रानेटल, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है कि मोस्ट कॉमनली एचआईवी के ट्रांसमिशन के चांस होते हैं। याद रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन पूछा गया है कि एचआईवी मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंटीनेटल केयर के दौरान होता है इंट्रानेटल या पोस्टनेटल, कब सबसे ज्यादा चांस कब होते हैं एचआईवी के ट्रांसमिशन के, बेबी में आने के? तो आपका जवाब होना चाहिए कि इंट्रानेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी कब के दौरान क्या सबसे ज्यादा चांस देखने को मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक को छोड़ के बाकी सबके द्वारा जो है कि एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है, और वो एक कौन सा है? देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड। क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होता है? होता है। ठीक है। शेयरिंग नीडल्स और सिरिंज, यदि आप इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज शेयर कर रहे हैं तो क्या नहीं होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, इससे भी होगा। कैजुअल कॉन्टेक्ट सच एज हगिंग और शेकिंग, क्या लोगों से हाथ मिलाने से एचआईवी होता है? नहीं होता है। ठीक है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, क्या मदर से चाइल्ड के अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा जो है कि एचआईवी ट्रांसमिशन होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर सी होगा। देखिए, आप कमेंट मत कीजिए कि सर वो कब पढ़ाओगे, वो कब पढ़ाओगे। एक एक करके जो है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मैंने सारे टॉपिक कवर अप करा दिए हैं, कुछ ही सिलेबस बचा है आपका। ठीक है। तो अननेसेसरी कमेंट ना करें, क्योंकि आपके अननेसेसरी कमेंट के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं वो छूट जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बताया है कि किस किस चीजों के द्वारा एचआईवी फैलता है। तो मैंने कुछ लाइन लिस्ट तैयार की है, देखिएगा।
यहाँ पे अपन दो चीजें देखेंगे। एक देखेंगे रिस्क कि HIV मरीज के किस किस चीजों से अपन को रिस्क होता है और किन चीजों से जो है कि अपन को रिस्क नहीं होता है। यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है, एक रिस्क वाली और एक नॉट रिस्क वाली। रिस्क वाले में देखिएगा, स्पर्म से जो है कि HIV ट्रांसमिशन होता है, ओवम से जो है कि HIV ट्रांसमिशन होता है, ब्लड से जो है कि HIV ट्रांसमिशन होता है, एमनियोटिक फ्लूइड से HIV ट्रांसमिशन होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से जो है कि HIV ट्रांसमिशन होता है, फ्लूइडल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड और इंट्रा एक्युलर फ्लूइड से भी क्या होता है, HIV का ट्रांसमिशन होता है। अब एग्जामिनर पूछेगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट का जवाब हमेशा यही से देना है कि कहां से है जो कि नहीं होता है। हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से कभी भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। पेशेंट को टच करने से कभी भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। लेक्रीमेशन, लेक्रीमेशन का मतलब क्या होता है, आंखों के आंसू से कभी भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। क्लियर है। यूरिन से, अगर आपने यूरिन को कांटेक्ट में लिया है तो उससे कभी भी नहीं ट्रांसमिशन नहीं होगा। फीकल कंटेंट से कभी ट्रांसमिशन नहीं होगा। सलाइवा और ड्यूरिंग किसिंग, इन चीजों से कभी भी HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट MCQ देखिए, नेक्स्ट MCQ देखिए कि विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन की कौन सी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाईएस्ट वायरल लोड एंड एक्यूट फ्लू लाइक सिम्टम्स। अरे HIV की किस स्टेज के अंदर हाईएस्ट वायरल लोड और एक्यूट फ्लू लाइक सिम्टम्स नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, या क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज, या एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या HIV सेरोकंजन। बताइएगा फटाफट इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। दीपक, आपने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। अगर एक देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो एक्यूट स्टेज होती है इसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वायरल लोड देखने को मिलेगा और फ्लू लाइक सिम्टम जो होते हैं वो इसी के अंदर आएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि HIV की जो है कि 4 स्टेज होती है। HIV की जो है कि 4 स्टेज होती है, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली स्टेज होती है एक्यूट स्टेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, एक्यूट स्टेज। यह शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। कितने के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और 2 से लेकर के 3 सप्ताह जो है कि इसका ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि इस स्टेज में वायरस बॉडी के अंदर आता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वायरस आता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, जो CD4 सेल होती है वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। ये एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है, ये बॉडी का एक इम्यून रेस्पॉन्स होता है। तो CD4 सेल जैसे ही एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलेगा। फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, स्वेलिंग ऑन लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी। और इस स्टेज में बॉडी में HIV वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेज के अंदर जो है कि बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो जो है कि फर्स्ट स्टेज के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, इसमें बिलो 10% वेट लॉस हो जाता है। मरीज का हल्का फुल्का वजन कम होने लगता है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो महीने से लेकर के साल, कई सालों तक इसका ड्यूरेशन होता है। ये इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस स्टेज में वायरस का स्लो रेप्लिकेशन होता है। देखिएगा फर्स्ट स्टेज में वायरस का फास्ट रेप्लिकेशन हो रहा था, लेकिन इस स्टेज में, क्लिनिकल स्टेज के अंदर जो है कि स्लो रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। पेशेंट में माइल्ड सिम्टम या बहुत सारे पेशेंट तो असिम्टोमेटिक रहेंगे, और बहुत सारों में क्या होता है, कुछ माइल्ड, कुछ छोटे से सिम्टम्स नजर आएंगे। जैसे रिपीटेड माउथ अल्सर हो रहे हैं। क्या हो रहा है, रिपीटेड माउथ अल्सर हो रहे हैं। फंगस इन्फेक्शन में कंटिन्यू रहता है। और CD4 सेल जो है कि डिक्रीज हो जाती है, लेकिन लेस देन कितनी, 200, मतलब कि 200 से नीचे नहीं जाती है। CD4 सेल जो है कि इसमें 200 से नीचे नहीं जाती है। क्लियर है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है, तो थर्ड स्टेज में मोर देन 10% वेट लॉस होता है। अरे जब सेकंड स्टेज में आया था तो बिलो 10% हो रहा था, हल्का फुल्का हो रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन इस स्टेज के अंदर क्या है कि ज्यादा वेट लॉस होने लगता है। ठीक है। और 1 मंथ से ज्यादा जो है कि मोर देन 1 मंथ फीवर रहता है। मोर देन 1 मंथ मरीज को डायरिया हो सकता है। अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में कि फोर्थ स्टेज क्या होती है। तो देखिएगा, यदि सेकंड स्टेज में एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नहीं लेता है, यानी कि एड्स HIV की बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं लेता है,
तो फोर्थ स्टेज में एड्स होने के 99% चांस हो जाते हैं। और एड्स जो हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स जो है कि एचआईवी की कौन सी स्टेज होती है, तो एड्स जो है कि एचआईवी की लास्ट स्टेज होती है। एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा चुका है पहले। इम्यून सिस्टम जो है कि फोर्थ स्टेज में बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कहने का मतलब है कि एचआईवी के साथ साथ में पड़ोसी इन्फेक्शन भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि न्यूमोसाइटिस निमोनिया, पीसीपी, न्यूमोसाइटिस निमोनिया हो गया, टीबी होगी, एटीसी। और क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा देखा जाता है एचआईवी के मरीज में, तो कापोसी सार्कोमा जो है कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन एचआईवी पेशेंट। क्लियर है। इस स्टेज के अंदर जो है कि इम्यून सिस्टम जो है कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। किस स्टेज के अंदर? फोर्थ स्टेज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा कि Which of the following is the confirmatory diagnostic test for HIV? HIV के लिए जो है कि confirmatory diagnostic test कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है कि HIV RNA PCR या रैपिड HIV टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या CD4 सेल काउंट। बताइएगा फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। महक ने बताया है कि सर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कब पढ़ाएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 17 तारीख के बाद से जो है कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की सिस्टम वाइज अपनी रेगुलर क्लासेस होगी। सीएचओ का तो मैक्सिमम सिलेबस मैंने कवर अप करा दिया है आपका, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में करा है, एकदम एग्जैक्ट कॉमन लैंग्वेज में। आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पीडीएफ चाहिए थंबनेल पे जो मोबाइल नंबर उन पे कांटेक्ट करना, भेज दूंगा मैं। और बोलो, कोई पेड कोर्स नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। और कहीं से कोई कोचिंग परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चैप्टर का नाम डालोगे वही चैप्टर यूट्यूब पे खुल जाएगा। कोई सा भी टीचर हो, एग्जैक्ट पढ़ना ही तो है। नहीं, एनक्लक्स नर्सिंग अकेडमी या कोई पेड कोर्स नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर देखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एडल्ट के अंदर एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वेस्टर्न ब्लॉट जो है कि एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन सभी का गलत आंसर दिया है आप लोगों ने सभी में। कोई बोल रहा है CD4 सेल काउंट, CD4 सेल काउंट, अरे CD4 सेल काउंट होता है, लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट जो है कि कंफर्मेटरी टेस्ट माना जाता है एचआईवी के लिए। ठीक है। आप जो है कि ESIC का प्रीवियसली पेपर उठा के दीजिए, शायद 2018 का है ना, 2017 या 18 का ही था। उसके अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। उसका राइट आंसर क्या था? वेस्टर्न ब्लॉट। और एनक्लेक्स की जो रेशनल वाली बुक है उसको उठा के देखिएगा। PR यादव में, अरे PR यादव की बात मत कीजिए। PR यादव में तो क्या है, वो अपना रेशनली खुद ही बनाता है। और नहीं, जो ऑथेंटिक बुक है ना उसकी बात कीजिए आप, ऑथेंटिक बुक की। देखिएगा अपन बात करते हैं एंटीजन टेस्ट की। किसके बारे में? एंटीजन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अपन एचआईवी का डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं भाई, एचआईवी का डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एचआईवी का डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो इसमें अपन जांचें करेंगे कि सबसे पहली करेंगे एंटीजन टेस्ट। यह टेस्ट 18 साल से कम उम्र के बच्चों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें मेटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मेटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल DNA PCR एंड P24 एंटीजन। क्लियर है? ये दोनों बच्चों में किए जाते हैं। उसके बाद कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट इन चिल्ड्रन फॉर एचआईवी। जैसे मैंने MCQ में पूछा गया है कि एडल्ट के अंदर क्या है, वैसे ही आपको बच्चे से रिलेटेड पूछ सकता है कि बच्चों में जो है कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है। तो P24 एंटीजन जो है कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एंटीबॉडी टेस्ट। तो एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है एडल्ट के अंदर बेस्ट चॉइस होती है। जैसे एग्जांपल एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। VDRL मतलब विंडल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है ना। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये जो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एडल्ट के अंदर। इसे देखिएगा कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एचआईवी इन एडल्ट। जो मैंने क्वेश्चन वहां पे पुटअप किया था यही भी पुटअप कर दिया है कि एडल्ट के अंदर एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है। तो वेस्टर्न ब्लॉट जो है कि कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा देखिए, तीसरे नंबर का टेस्ट देखिएगा CD4। जो आप बराबर राइट आंसर पुट कर रहे थे CD4 सेल, आप देखिए उसके बारे में। देखो CD4 सेल और एक होती है CD8 सेल। जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाता है ना
तो यहाँ से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पॉजिटिव इंडिकेट करता है, देखो दोनों का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। जैसे ही मरीज में HIV होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मरीज HIV से एड्स की तरफ जाएगा तो 1:2 हो जाएगा, है ना। और प्रोग्रेस ऑफ ART CD4 साउंड सॉरी जैसे कि ART यानी कि HIV की जो ट्रीटमेंट है, HIV का जो ट्रीटमेंट है ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो चलती है उस वो कितना प्रोग्रेस हो रही है, वो कितना काम कर रही है, किससे चेक करेंगे अपन, तो CD4 सेल काउंट से चेक करेंगे। यदि CD4 सेल काउंट जो है कि बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, दवाई अच्छे काम कर रही है, दवाई अच्छे से काम कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट MCQ देखिएगा। MCQ देखिए कि एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज में जो है कि ART शुड बी स्टार्टेड फॉर ए ह्यूमन डायग्नोस्ड विद HIV। यदि कोई महिला जो है कि HIV के साथ में पॉजिटिव आई है तो उसमें एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी कि जो है कि HIV का इलाज कब से शुरू कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी है ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर या आफ्टर द थर्ड ट्राइमेस्टर या ART इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फटाफट से राइट आंसर शुरू कीजिएगा। दीपक, करेक्ट आंसर दिया है आपने, एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही अपन को पता चलेगा अपन क्या करेंगे, दवाई चालू करवा देंगे। क्लियर है। इसमें देखिएगा थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि HIV में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है ART। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार कि HIV का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ART होता है। और ART को जो है कि हार्ट थेरेपी बोला जाता है। हार्ट थेरेपी मतलब हाईली एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। क्लियर है। एक एग्जामिनर बहुत सी बार MCQ पूछता है इसमें PPTCT मतलब प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है। एक होता है ICTC, एक क्या होता है ICTC मतलब इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर से लेकर के बेबी के अंदर जो है कि इसका अपन को प्रिवेंशन करना है तो क्या करेंगे, एक गोली टेप ज़िडोविडिन की 300 mg देंगे। कब देंगे, जैसे ही पता चलता है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। इस गोली को लेबर के दौरान हर 3 घंटे में देंगे। अगर न्यूबॉर्न की बात करें कि न्यूबॉर्न के अंदर ज़िडोविडिन की गोली कब देंगे, तो न्यूबॉर्न के अंदर 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देंगे और 6 वीक्स के लिए देंगे। क्लियर है। 65% चांस है कि न्यूबॉर्न में HIV नहीं होगा ये गोली देने के बाद। एक गोली और आती है नेविरेपाइन, ये गोली कब देते हैं, ये 200 mg की गोली होती है और ड्यूरिंग डिलीवरी जो है किसको दी जाती है, ड्यूरिंग डिलीवरी यानी कि ड्यूरिंग लेबर मदर को देंगे। एक ही समय दी जाती है ये। और न्यूबॉर्न की बात करें तो 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। ठीक है। इसमें 50% चांस है कि न्यूबॉर्न को HIV नहीं होगा। तीसरा होता है इलेक्टिव सर्जरी, सीजरियन सेक्शन करवा दो और 14 डेज पहले करवाओ ED से। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से जो है कि 14 डेज पहले अपन क्या कराएंगे, इलेक्टिव सर्जरी करा देंगे। तो 50% चांस है कि न्यूबॉर्न के अंदर जो है कि HIV नहीं होगा। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। HIV जो है कि अपना कंप्लीट हो चुका है और HIV एड्स से बनने वाले सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए हैं, है ना। नेक्स्ट जो है कि कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में मिलेंगे अपन कल इसी टाइम पे। ठीक है।